नमस्ते। आज की तारीख है 5 दिसंबर 2025 और भारतीय रुपए ने एक ऐसा स्तर पार कर लिया है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। एक अमेरिकी डॉलर के लिए 90 रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सीमा है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख हैं और JETIR.org का एक रिसर्च पेपर भी है। हमारा मिशन ये समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है और सबसे जरूरी, ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब देश के सारे आर्थिक आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं तो फिर ये गिरावट क्यों? मतलब एक कमजोर रुपए के फायदे और नुकसान क्या है? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि भारत के आर्थिक आंकड़े तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कच्चा तेल सस्ता हुआ है, महंगाई दर 1% से भी कम है और सितंबर तिमाही में GDP ग्रोथ 8.2% रही है। तो फिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? यही तो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। मतलब समस्या देश की अंदरूनी कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बाहरी दबावों का एक साथ आना है। बाहरी दबाव? अक्सर हम सुनते हैं कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई। इसका भारत से क्या लेना देना है? इसका सीधा संबंध है। देखिए, जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डॉलर मजबूत होता है। अच्छा। ऐसे में जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत जैसे विकासशील बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाते हैं। वहां उन्हें बेहतर और ज्यादा सुरक्षित रिटर्न मिलता है। इसे कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों मतलब FPIs ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। 1,48,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और जब इतने डॉलर एक साथ देश से बाहर जाते हैं तो बाजार में रुपए पर दबाव बनता है और उसकी कीमत गिर जाती है। अच्छा, तो ये एक कारण हुआ। लेकिन मैंने पढ़ा है कि व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट की भी बहुत बात हो रही है। ये क्या है? सरल शब्दों में, जब देश निर्यात से ज्यादा आयात करता है तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। हमें आयात की चीजों के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। मतलब ज्यादा आयात तो डॉलर की ज्यादा मांग। सही समझें। और ज्यादा मांग रुपए को कमजोर करती है। अक्टूबर 2025 के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हमारा निर्यात 11.8% घटा, वहीं आयात 16.6% बढ़कर 76.1 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। इस बढ़ते आयात के पीछे एक बड़ी वजह सोना है। जी हाँ, त्योहारी सीजन के चलते अक्टूबर में सोने का आयात 3 गुना बढ़कर 14.7 बिलियन डॉलर हो गया। ये एक असाधारण उछाल है। कमाल है। घरेलू बाजार में सोने की कीमतें 12,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर हैं, फिर भी मांग कम नहीं हो रही। बिल्कुल। और ये सोने की मांग हमारे व्यापार घाटे को और बढ़ा रही है। तो ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक RBI क्या कर रहा है? वो रुपए को गिरने से क्यों नहीं रोक रहा? इस पर विशेषज्ञों की राय थोड़ी बटी हुई है। कुछ का मानना है कि RBI सिर्फ तेज उतार चढ़ाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। मतलब वो रुपए को एक झटके में बहुत ज्यादा गिरने से बचा रहा है। हाँ, लेकिन एक दूसरा विचार ये भी है जो ज्यादा दिलचस्प है कि RBI जानबूझकर रुपए को धीरे धीरे कमजोर होने दे रहा है। जानबूझकर? क्यों? ताकि भारतीय निर्यात, खासकर अमेरिका के साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धी बना रहे। इसे एक सॉफ्ट टच रणनीति कहा जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी स्थिति का असल में मतलब क्या है? क्या किसी को इससे फायदा भी हो रहा है? हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। भारत का $283 बिलियन का IT सेक्टर रुपए की इस गिरावट से खुश है। ऐसा क्यों? इसका गणित बहुत सीधा है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां अपनी सेवाएं अमेरिका और यूरोप में देती हैं और कमाई डॉलर, पाउंड और यूरो में करती हैं। अच्छा। लेकिन उनके ज्यादातर खर्चे जैसे कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस का किराया, वो सब रुपए में होते हैं। समझ गया। कमाई डॉलर में, खर्चा रुपए में। बिल्कुल। तो जब रुपया कमजोर होता है तो उनके कमाए हुए हर डॉलर के बदले ज्यादा रुपए मिलते हैं। इससे उनका मुनाफा सीधे तौर पर बढ़ जाता है। कितना? मतलब कोई अंदाजा है? एक अनुमान के मुताबिक रुपए में हर 1% की गिरावट से IT कंपनियों का ऑपरेटिंग मार्जिन 10 से 15 बेसिस पॉइंट तक बढ़ जाता है। तो IT सेक्टर तो विजेता हुआ?
और नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उन सभी का है जो आयात पर निर्भर है, और इसमें हम सब शामिल हैं। चलिए इसे और सरल बनाते हैं। एक आम नागरिक की जिंदगी पर इसके 5 सीधे असर क्या हैं? जरूर। पहला है महंगा पेट्रोल डीजल। भारत अपनी जरूरत का 88% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। रुपया कमजोर होने से तेल खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ते हैं। और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। बिल्कुल। दूसरा, महंगे विदेशी सामान, मोबाइल फोन, लैपटॉप, दवाइयाँ और यहाँ तक कि मेडिकल उपकरण, ये सब आयातित चीजें महंगी हो जाती हैं। तीसरा असर शायद उन लोगों पर है जो विदेश जाना चाहते हैं। जी हाँ। तीसरा असर है विदेश में पढ़ाई और घूमना महंगा। जो छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं, उनकी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च बढ़ जाता है, और जो परिवार विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, उनके लिए टिकट और होटल के खर्चे बढ़ जाते हैं। चौथा असर नौकरियों पर, जो कि एक गंभीर विषय है। सही कहा। जो उद्योग आयातित कच्चे माल पर निर्भर है, उनकी लागत बढ़ जाती है। इससे वे शायद नई भर्तियां कम कर सकते हैं या वेतन वृद्धि रोक सकते हैं। और पांचवा है आयातित महंगाई का खतरा। जब आयातित वस्तुएं महंगी होती हैं, तो देश में कुल मिलाकर महंगाई बढ़ जाती है। एक विश्लेषक ने इसे मासिक बजट पर एक अदृश्य बोझ कहा है। हमारे एक स्रोत में ECBs का जिक्र है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ये क्या है? ये वो कमर्शियल लोन है जो भारतीय कंपनियां विदेशी स्रोतों से लेती हैं, मतलब डॉलर में। अच्छा। रुपया कमजोर होने से इन कंपनियों के लिए कर्ज चुकाना और महंगा हो जाता है, क्योंकि उन्हें उसी डॉलर राशि के लिए अब ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। बिल्कुल। ये उन कंपनियों पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है जिन्होंने बिना हेजिंग के विदेशी कर्ज लिया है। तो कुल मिलाकर रुपए की ये गिरावट एक बहुत जटिल मुद्दा है। इसके पीछे वैश्विक कारण भी हैं और घरेलू भी। एक तरफ ये IT जैसे निर्यातकों को फायदा पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर बोझ डाल रहा है। तो आगे क्या होगा? ये कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे अमेरिका के साथ व्यापार समझौता, विदेशी निवेश का रुख और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें। बाजार की नजरें अब शुक्रवार को आने वाली RBI की मौद्रिक नीति पर टिकी हैं। कोई अनुमान रुपया कहां तक जा सकता है? कुछ विश्लेषक रुपए के 88-89 के स्तर पर वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो कुछ 91 तक जाने की बात कर रहे हैं। तो हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत बताते हैं कि शायद RBI निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए रुपए को थोड़ा कमजोर रहने दे रहा है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या एक मजबूत करेंसी हमेशा एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत होती है, या कभी-कभी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए एक रणनीतिक रूप से कमजोर करेंसी भी एक जरूरी हथियार हो सकती है?